इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं द अमेरिकन स्कॉलर इस एसे का समरी को। R.W. इमर्सन का लिखा हुआ बहुत ही फेमस एसे है द अमेरिकन स्कॉलर। इसमें उन्होंने डिस्कस किया है कि अमेरिकन सोसाइटी में कैसे स्कॉलरलीनेस का कमी होते हुए जा रहा और कैसे उसमें एक नया स्कॉलर का दरकार है, एक स्कॉलरली कैरेक्टर का दरकार है, और कैसे जो यूथ है उसको आगे बढ़ करके कुछ क्वालिटीज़ जो है वो खुद में उन लोगों को लाना पड़ेगा और एक तरीके से एक आइकॉन बनना पड़ेगा जिसको सब कोई फॉलो करेगा एज द अमेरिकन स्कॉलर, जिसको पूरा दुनिया इज्जत करेगा और अमेरिकन सोसाइटी भी उसको मान के चलेगा और उससे रिवोल्यूशनाइज्ड होगा। एक्चुअली 1837 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इमर्सन को बुलाया गया था एक स्पीच देने के लिए, ठीक है। उसमें सब कोई स्टूडेंट्स गैदर थे, तो उन्हीं ओकेशन में उन्होंने ये स्पीच दिया था द अमेरिकन स्कॉलर, और इसी को बाद में एसे के तौर में पब्लिश किया गया था। 1841 के आसपास इसको पब्लिश किया गया था। तो पूरा एसे का जो डिटेल्ड समरी है पॉइंट बाय पॉइंट उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि पूरा एसे का एक समराइज्ड आइडिया भी, कंसेप्ट भी आपको मिल जाए कि मेन थीम क्या है। उससे आप लोग लॉन्ग आंसर भी लिख सकेंगे और कोई शॉर्ट क्वेश्चन या 5 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन आए तो वो भी लिख सकेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वो एसे का शुरुआत ही करते हैं एड्रेस करके, जो गैदरिंग्स ऑफ स्टूडेंट्स है उसको एड्रेस करते हैं कि इतने आदमी जो जमायत हुए हैं एक जगह मेरे बात स्पीच सुनने के लिए, यही एक सबसे बड़ा साइन है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि अभी भी जो लव ऑफ लेटर्स है वो अभी भी बरकरार है। अभी भी आदमी को एकेडमिक्स के प्रति, पढ़ाई के प्रति आग्रह अभी भी मरा नहीं है। लेकिन क्या है, ये इंटेलेक्ट जो है ये जिंदा तो है बट ये स्लो है। दैट इज अ स्लगर्ड इंटेलेक्ट। ये जमा हुआ इंटेलेक्ट है, ये डायनामिक नहीं है। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको खुद को डायनामिक बनाना पड़ेगा और इस लिहाज से खुद को इवॉल्व करने पड़ेगा ताकि सिर्फ अमेरिकन सोसाइटी में ही नहीं पूरा दुनिया में उसका इज्जत हो और पूरा दुनिया उसको फॉलो करे, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या ऐसा क्वालिटी लाना पड़ेगा, क्या ऐसा ट्रूथ रिवील करना पड़ेगा जिससे कि पूरा दुनिया इज्जत करेगा वैसा स्कॉलर का, द अमेरिकन स्कॉलर का। वो है सोसाइटी आज क्या है, सोसाइटी आज काफ़ी पैमानों में डिवाइडेड है, डिवाइडेड उसके भी अंदर सब डिवाइडेड। तो सोसाइटी को आज एक करने का बहुत बड़ा दरकार है। तो जो यूनिफाइंग ट्रूथ जो निकाल सकेगा, यूनिफाइंग ट्रूथ को जो समझा सकेगा सबको, वही असली अमेरिकन स्कॉलर कहलाएगा। वो पूरा दुनिया का इज्जत वो कमाएगा। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी जो डिवाइडेड हो चुका है उसको यूनाइट कर रहा, ह्यूमन सोल जो डिवाइडेड हो चुका है, ह्यूमैनिटी का स्पिरिट जो डिवाइडेड हो चुका है उसको यूनाइट कर रहा है। इतना बड़ा काम कर रहा है, एक तरीके से रेवोल्यूशन वो ला रहा है। दैट्स वाई ही विल गेट रिस्पेक्ट। ओके, अब तीन सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस का बात इमर्सन करते हैं कि जो अमेरिकन स्कॉलर, जो परफेक्ट अमेरिकन स्कॉलर होगा उसका जिंदगी में तीन सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस होंगे। सबसे पहला है नेचर का। नेचर का इन्फ्लुएंस क्यों? क्योंकि नेचर एक तरीके से एक मॉडल है, एक आइडियल है जो यूनिफाइंग ट्रूथ को दर्शाता है। नेचर को छोटे से ऑब्जर्व करते करते ही आदमी समझता है, या कोई भी अगर उसको ध्यान से ऑब्जर्व करके तो समझ में आएगा कि नेचर में इतना तरीके का वैरायटीज है, लेकिन इन सारे वेरिएशंस में भी कहीं ना कहीं कोई एकता है। सब कुछ जैसे एक ही फोर्स से, एक इनविजिबल फोर्स से बंधा हुआ है, कोई अनरिटन रूल से सब कुछ फॉलो हो रहा है। एक यूनिटी उसमें है, एक यूनिटी ऑफ स्पिरिट उसमें है, जैसे सब कुछ का सोर्स एक ही हो। ये चीज नेचर को ऑब्जर्व करते करते हुए समझ में आएगा। तो इससे क्या होगा, एक ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ेगा। फिर क्लासिफिकेशन का भी उसमें मतलब ज्ञान आएगा कि कैसे हर चीज को क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफाई करने के लिए पहले सिमिलैरिटीज ढूंढना पड़ेगा, तो सिमिलैरिटीज ढूंढना वो सीखेगा, क्लासिफिकेशन करना सीखेगा, ऑब्जर्व करना सीखेगा। फिर हर चीज को में जो एक अंडरलाइंग रियलिटी होता है, जो कॉमन ट्रूथ होता है, उसको ढूंढ निकालना सीखेगा। अब ये स्किल सिर्फ नेचर को ऑब्जर्व करने में नहीं, ह्यूमन सोसाइटी को ऑब्जर्व करने में भी उसका काम आएगा। और जिस दिन वो इस स्किल को लगा कि ह्यूमन सोसाइटी को भी अंदर तक समझ सकेगा, अंडरलाइन ट्रूथ को समझ सकेगा, उस दिन वो सच सही मायने में उसमें विजडम आएगा, उसमें वो अमेरिकन स्कॉलर बनने का पहला पड़ाव वो क्रॉस करेगा। फिर जो दूसरा सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है, दैट इज, वो कहते हैं जिस तरीके से लफ्जों में बयां करते हैं, द माइंड ऑफ द पास्ट, यानी किताबें, बुक्स। माइंड ऑफ द पास्ट यानी कि पिछला जनरेशन, पास्ट जनरेशन ने जितने भी बुक्स लिखे हैं, स्कॉलर्स ने अपना ज्ञान जिसमें बयां किया है, उन्होंने दुनिया देखने का तरीका, देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर सराउंडिंग सोसाइटी, ये उन्होंने अपना किताबों में लिखा है। अब जो अमेरिकन स्कॉलर है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सिर्फ किताबें पढ़ने से काम नहीं चलेगा, नया किताबें लिखने भी पड़ेगी। नया किताब इन द सेंस जो ऑलरेडी पुराना किताब है उसी को ऊपर अपना नया कोई विश्लेषण या उसी पे अपना नया कोई कमेंट्री नहीं,
नया सोसाइटी का हिसाब से नया कमेंट्री, क्योंकि दुनिया तो एक ही रहता है, सोसाइटी भी कहे जाए तो सोसाइटी कांस्टेंट है, मतलब सोसाइटी हमेशा ही रहेगा, लेकिन उसका डायनामिक्स बदलते रहता है। दुनिया वह वही रहेगा, लेकिन दुनिया का आप क्या चाल चलन बताइए, दुनिया का रहन सहन बताइए, वो हर समय बदलता रहता है। समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है, सोसाइटी भी बदलता रहता है, ह्यूमन एटीट्यूड्स भी बदलते रहते हैं। तो इसीलिए हर जनरेशन के लिए, हर बदलते हुए समय के लिए नया नया बुक लिखना बहुत ज़रूरी है। तो अमेरिकन स्कॉलर का नेक्स्ट सबसे बड़ा काम क्या होगा कि नया बुक प्रोड्यूस करना अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग्स। ओके, फिर क्या होगा, इसी में उन्होंने एक इमेजरी यूज़ किया है कि सैटेलाइट और सिस्टम, अगर सिर्फ पुराने जो कॉलेज लाइब्रेरी में पुराने जो क्लासिकल बुक्स है उसी के ऊपर अगर कमेंट्री करते हुए जाएंगे तो वो प्रैक्टिकलिटी नहीं होगा, वो समाज का कोई काम में नहीं आएगा, वो कंटेम्प्रेरी ह्यूमैनिटी का सुधार में कुछ खास कंट्रीब्यूशन रखेगा नहीं, तो वो एक तरीके से सैटेलाइट बन के रह जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग एक नया सिस्टम चाहिए जो पूरा सोसाइटी को सुधार सके, जो पूरा ह्यूमैनिटी को उसका बेटरमेंट में कुछ कंट्रीब्यूशन रख सके। तो अगर सिस्टम बनना है तो नया बुक लिखना पड़ेगा आसपास का सोसाइटी को भाप के उसका बेहतर करने के लिए। और तीसरा सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है आफ्टर नेचर एंड बुक्स, एक्शन, काम। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक मिथ है एकेडमिक्स प्रिय आदमी के लिए कि जो ज़्यादातर स्कॉलर होते हैं, पंडित टाइप के लोग होते हैं, एकेडमिक्स लेके दिन भर पढ़े हुए रहते, वो लोग ज़्यादातर कुछ करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते नहीं, वो बस पढ़ते हैं, थियोराइज करते हैं, प्रैक्टिकलिटी में उन लोगों को कुछ ज़्यादा आग्रह है नहीं। लेकिन इसको इमर्सन काट रहे हैं इस लॉजिक को, वो बोल रहे हैं कि जितना तुम प्रैक्टिकलिटी में खुद को इमर्स करोगे, जितना एक्शन में तुम खुद को इन्वॉल्व करोगे, उतना ही तुम्हारा सोच भी बेहतर से बेहतरीन होते जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक जगह बैठ के स्टडी करने से माइंड स्टैग्नेंट हो जाता है, जितना एक्शन में इन्वॉल्व होगे उतना तुमको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आएगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आएगा तो तरह तरह का डायनामिक थॉट भी आएगा। इसको एब एंड फ्लो ऑफ द सी से तुलना किया गया है कि जैसे समंदर में कभी ज्वार आता है, कभी भाटा आता है, कभी तेज नाव होता है, कभी धीमा लहर होता है, तो ठीक वैसे ही एक्शन और थॉट का भी कभी वैसा ही संबंध है कि जैसे एक्शन में तुम जितना जल्दी और जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होगे, थॉट भी तुम्हारा उतना ही डायनामिक, उतना ही पावरफुल, उतना ही एक्टिव बनेगा, उतना ही क्रिएटिव बनेगा, और उसी के साथ साथ न्यू वोकेबुलरी भी सीखने को मिलेगा। अलग अलग तरीके से देखिए, सोसाइटी में काफ़ी तरीके का स्ट्रैटा होता है, काफ़ी लेयर्स होती है, हाई सोसाइटी भी होता है, लो सोसाइटी भी होता है, उसमें आपका कहीं सारा क्रॉस सेक्शंस भी होता है। अब अगर आप हर तरीके का सोसाइटी का स्तर के आदमी से उठ रहे, बैठ रहे, मिल रहे, देख रहे, जा रहे, सीख रहे, तो आपका अलग अलग लैंग्वेज सीखने को मिलेगा, अलग अलग एक्सपर्टीज सीखने को मिलेगा, अलग अलग वोकेबुलरीज जानने को मिलेगा। तो ये भी एक तरीके से आपका नॉलेज को बेहतर बनाएगा, आपको ऑल राउंड बनाएगा। ओके, फिर ये तीन इन्फ्लुएंस डिस्कस करने के बाद वो सोशल ड्यूटी के बारे में डिस्कस करते हैं कि एक जो एकेडमिक्स है, ये एक जो कहा जाए कि अमेरिकन स्कॉलर है, उसका सोशल ड्यूटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसका सोशल ड्यूटी क्या है कि सोसाइटी को यूनिफाई करना है, जो इतना डिवीजन सब डिवीजन है उसको एक एकत्रित, एक एकता का सुर में गांथना है, सबके अंदर एक यूनिटी का भाव लाना है। प्लस उसके साथ क्या क्या करना है, खुद का भी कल्टीवेशन करते रहना है, खुद का भी बेहतरीन करते रहना है, खुद को और स्टडी करना है, खुद को और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से लेके खुद को एनरिच करना है, खुद को भी बेहतरीन बनाना है और सोसाइटी को भी एकताई में बांधना है। ठीक है, लेकिन इसमें एक छोटा सा रिस्क है। रिस्क ये है कि सोसाइटी का साथ ताल मिलाने के चक्कर में क्या होता है कि कभी कभी हम लोग फैशन में ध्यान देते हैं। फैशन यानी यहाँ मतलब वो जीन्स टॉप वाला फैशन की बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ फैशन इन द सेंस दैट ट्रेंड। ओके, कि उस समय सोसाइटी में क्या ट्रेंड चल रहा, क्या सोच चल रहा, क्या ख्यालात चल रहा, क्या कस्टम्स चल रहे हैं, उसी में बह जाना। ठीक है, उसी में कॉटअप हो जाना। अगर ये कोई हो जाता है किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लालच में कि थोड़ा देर के लिए फेम मिल जाएगा, टेम्पररी काफ़ी ज़्यादा फैंडम मिल जाएगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा, सब कोई जानेंगे, सब कोई मतलब प्रेज करेंगे। इस चक्कर में अगर कोई वो मोमेंटरी ट्रूथ में कैद हो गया तो वो कभी भी एजलेस या टाइमलेस ट्रूथ जो है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, अंडरलाइंग रियलिटी है, उसको कभी पहुंच नहीं सकेगा। तो सोसाइटी को एकताई में बांधना है, सोसाइटी का एक्सपीरियंस भी लेना है, लेकिन सोसाइटी के जो टेम्पररी एक मूड है उसमें कैद नहीं होना है, उसको भांपना है, लेकिन उसमें कैद नहीं होना है। अंडरलाइन ट्रूथ को हमेशा दिमाग में बैक ऑफ द माइंड लेके हुए चलना है। अब उनका इसी बीच में वो इसी संदर्भ में वो कंसेप्ट देते हैं मैन थिंकिंग। मैन थिंकिंग इमर्सन का बहुत फेमस एक थ्योरी है और इसमें वो यही बताते हैं कि एक आदमी को जो
उसका सोच है, सोच को बहुत ध्यान से उसको यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि यही उसका सबसे बड़ा पावर है जो उसको बाकी क्रीचर से अलग करता है। और यही पावर को सही से यूटिलाइज करके वो खुद को भी कल्टिवेट कर सकता है, खुद को भी बेहतरीन बना सकते हो, पूरा सोसाइटी को, पूरी ह्यूमैनिटी को भी बेटर बना सकता है। इसका एक छोटा सा साइड इफेक्ट ये भी है कि जो स्कॉलर्स होते हैं, जो थोड़ा अलग आइडिया रखते हैं, सोसाइटी को बदलने का मतलब सोच रखते हैं, वो लोग को जनरली सोसाइटी सबसे पहले कॉर्नर कर देता है, क्योंकि वो लोग सोसाइटी से अलग होते हैं। सोसाइटी जो हिसाब से चलता है वो उससे अलग चलते हैं, उसको और बेहतर बनाने की कोशिश में कभी कभी रिवोल्ट भी उन लोगों को करना पड़ता है। इसलिए जो सोसाइटी को ये स्कॉलर लोग देखते हैं, उसका बेनिफिट करते हैं, उसका बेहतरीन के लिए अपना ज़िंदगी एक तरीके से डेडिकेट कर देते हैं, उसी सोसाइटी से वो लोग एलियनेटेड फील करते हैं। ये एक थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा साइड इफेक्ट है, बट कोई बात नहीं, इसका एक बोनस भी है। बोनस ये है कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि दुनिया को सिर्फ देखने का या समझने का नहीं, दुनिया को नया तरीके से डिफाइन भी करने का, टू डिफाइन द वर्ल्ड, टू डिफाइन द सोसाइटी इन अ न्यू वे। ठीक है, अब इसके लिए क्या दरकार है, रिवोल्यूशन दरकार है, और रिवोल्यूशन आने भी वाला है। किस तरीके का रिवोल्यूशन, मार काट वाला रिवोल्यूशन नहीं, सोसाइटी में थॉट का रिवोल्यूशन, एक तरीके का साइकोलॉजिकल रिवोल्यूशन, सोच में बदलाव। ठीक है, और ये सोच में बदलाव कैसे आएगा, इसको वो एक टर्म यूज किए है, ग्रेजुअल डोमेस्टिकेशन ऑफ द आइडिया ऑफ कल्चर। कल्चर का जो आइडिया है इसको और क्या करना है, डोमेस्टिकेशन करना है, यानी इसको और धीरे धीरे कॉमन बना देना है, इसको हर घर तक, इसको समाज का हर स्तर तक इस कल्चर का आइडिया को ना तो सिर्फ पहुंचाना है बल्कि उसको डेली लाइफ में इम्बाइब भी कर देना है। और ये कैसे होगा, इसका सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कि नया नया किताबें लिखना। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, इमर्सन ने पहले भी बताया था कि पुराना किताब पे कमेंट्री करके कोई फायदा नहीं, अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द टाइम तुमको नया नया किताबें लिखना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। और वो काफ़ी इमर्सन एक पॉजिटिव भी रिमार्क कर रहे हैं कि जिस हिसाब से करंट अमेरिकन सोसाइटी को नीड है वैसा नया नया किताबें लिखी भी जा रही हैं। जैसे वो मेंशन भी करते, लिटरेचर ऑफ द पुअर, द फीलिंग्स ऑफ द चाइल्ड, द फिलॉसफी ऑफ द स्ट्रीट, द मीनिंग ऑफ हाउस होल्ड लाइफ। तो एक तरीके से रस्ते का जो जिंदगी है, जो कल्चर है, बच्चों का एक अपना जो सोच है, जो गरीब है उनका जो ज़िंदगी है, जो एक हाउस होल्ड मतलब एकदम घरेलू जो ज़िंदगी है, ये सब चीज़ें जो अब तक उतना लिटरेचर में नहीं आता था, ये सब चीज़ों को लेकर भी अभी लिखा जा रहा है। ये सब चीज़ों का एक्सपीरियंस को भी पब्लिक किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है, पन्नों में उठाया जा रहा है, जो कि काफ़ी काबिल तारीफ है। तो यही साइन है कि हाँ, एक रेवोल्यूशन आ रहा है, सोच में बदलाव आ रहा है। और वो ये चीज़ भी बोलते हैं कि सोसाइटी का अंदर अगर किसी को ट्रू इंसाइट होगा, सोसाइटी को कोई अगर बहुत पैना तरीके से समझेगा, तो वो समझ सकेगा कि सोसाइटी हर समय बदलते रहता है, लेकिन उसमें एक यूनिवर्सल कॉन्स्टेंटनेस है। कुछ कुछ इमोशंस, कुछ कुछ फीलिंग्स, कुछ कुछ कंपोनेंट्स है जो सोसाइटी में, चाहे वो कहीं आज से 500 साल पहले का सोसाइटी हो या आज से 1000 साल बाद का भी सोसाइटी हो, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो एक समान रहेंगी, और वही है अंडरलाइन ट्रूथ्स। उसी को समझना है, उसी को काम में लगा के सोसाइटी को बेहतरीन बनाना है। अब एक गाइडलाइन या एक मंत्रा वो देते हैं कि नया ये जो रेवोल्यूशन होगा, नया सोसाइटी का सोच जो बदलेगा, उसका एक तरीके से कैच लाइन क्या होगा, न्यू इंपॉर्टेंस गिवन टू द सिंगल पर्सन, कि एक जो इंडिविजुअल है उस पर काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा, उसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा ना। द सोसाइटी एज अ होल तो रहेगा ही, बट एक एक आदमी भी इम्पॉर्टेंट है। एक आदमी का ज़िंदगी में भी क्या हो रहा, एक आदमी क्या सोच रहा, वो भी मायने रखता है, पूरा सोसाइटी के लिए मायने रखता है। ओके, सो इवन वन सिंगल पर्सन कैन चेंज द होल सोसाइटी इन हिज और हर ओन वे। ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंस उस टाइम में गेन कर रहा था, और यही दिखाता है साइन कि आर्टिस्टिक रिवोल्यूशन आने वाला है। अब ये कैसे होगा, इसको प्रैक्टिकलाइज कैसे, ये तो हो गया थ्योरी का बात। अब इसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई किया जाएगा, कि डिस्टिंक्ट अमेरिकन वर्क लिखना पड़ेगा, एकदम इस तरीके से ऐसा ऐसा चीज़ लिखना पड़ेगा, ऐसा लिटरेचर प्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसमें अमेरिकननेस झलके। और वो कैसा अमेरिकननेस, 19th सेंचुरी यूएसए का जो हालत दर्शाता है, यानी इमर्सन का कंटेम्प्रेरी जो टाइम है उसका जो हालत दर्शाता है, उसका खूबिया, उसका खासियत दर्शाने वाला, उसका सोसाइटी दर्शाने वाला जो वर्क है, ऐसा लिखना पड़ेगा। तब जाकर के सोसाइटी खुलेगा, तब जाके सोसाइटी का जो मतलब एक्सपोज्ड होना है, जो कुछ ड्रॉबैक्स है, कुछ फॉलीज है, कुछ पॉजिटिव भी चीज़ है, सब चीज़ दिखेगा आदमी का आंखों के सामने। वो एक मिरर, आईना दिखाने का काम करेगा, तब ना बेहतरी होगा। और ऐसा वर्क लिखने पे ना तो सिर्फ
वो जो भी लेखक लिखेंगे, जो भी अमेरिकन स्कॉलर ये काम करेंगे ना, तो उनको सिर्फ अमेरिका का रिस्पेक्ट मिलेगा, नेशन का रिस्पेक्ट मिलेगा, बाकी दुनिया का भी इज्जत मिलेगा, और उससे भी बड़ा बात वो एक इंस्पिरेशन, एक आइकॉन बन के रह जाएंगे। उनको देख करके नेक्स्ट जनरेशन, कमिंग जनरेशन का भी और ऐसे काफ़ी लाखों लाखों अमेरिकन स्कॉलर्स प्रोड्यूस होंगे। और ये क्या होंगे? इंडिविजुअल्स कनेक्टेड बाय अ डिवाइन सोल विच ऑल्सो इंस्पायर्स ऑल में। तो ये सब इंडिविजुअल जो है अलग अलग होंगे। अमेरिकन स्कॉलर्स लाखों, अगर अमेरिकन स्कॉलर्स रहे तो वो लाखों अलग अलग तरीके के होंगे, सबका सोच अलग होगा, सबका रास्ता अलग होगा, सबका तरीका अलग होगा, लेकिन सबका सोल विल बी कनेक्टेड विद अ डिवाइन सोल। एक डिवाइन आइडिया से, एक मैनिफेस्टेशन से, एक इंस्पिरेशन से सब कोई बंधा हुआ रहेगा। वही इंस्पिरेशन क्या है? द अंडरलाइन ट्रूथ, द यूनिवर्सल इंसाइट, ओके, द अनचेंजिंग कंपोनेंट ऑफ थॉट, वही है जो सबको इंस्पायर करेगा। वही हमेशा एक इंस्पिरेशन बन के रहेगा कि लगातार बेहतरी लाते जाना है, रुकना मना है, रुकना नहीं है। वी हैव टू कंटिन्यूअसली अपग्रेड आवरसेल्व्स फॉर द बेटर। इंडिविजुअल को भी बेटर बनाना है, सोसाइटी को भी बेटर बनाना है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाला ये भी है कि जैसे वो बोले थे ना कि मतलब अमेरिकन स्कॉलर का एक काम ये भी होगा कि फ्यूचर, उसको देख करके फ्यूचर और भी अमेरिकन स्कॉलर्स निकल के आए। तो ये सच है, क्योंकि इमर्सन का ये जो लेक्चर है, आप जान करके हमको पता नहीं आप लोगों को ये इस बार आइडिया होगा कि नहीं, एक और भी बहुत फेमस प्रोज राइटर है अमेरिका के, H.D. थोरो, ठीक है। उनका एक और बहुत फेमस ऐसे सिविल डिसोबीडियंस, आप लोग सुने भी होंगे। तो यही H.D. थोरो मिले थे, ये जो इमर्सन लेक्चर दिए थे ना अमेरिकन स्कॉलर, इसी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो भी थे, एज ए स्टूडेंट वो ये लेक्चर अटेंड किया था। और ये सुन के वो इतना प्रभावित हुए थे कि वो बाद में इमर्सन से जाके मिले थे, और फिर लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स वो लोग बने थे। और फिर इमर्सन के ही राह में चल के H.D. थोरो भी काफ़ी एक सो कॉल्ड अमेरिकन स्कॉलर भी बने थे, और उन्होंने भी काफ़ी रिवोल्यूशनाइज्ड बुक लिखा था। ओके, तो खैर ये था पूरा ऐसे का समरी। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी ऐसे का समरी अगर चाहिए, कोई भी पोएम, प्रोज, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, नॉवेल, कुछ भी हो, हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए। हम लोग उस टॉपिक में जल्दी से जल्दी वीडियो बनाएंगे। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल टर्न ऑन कर करिए, ताकि कोई भी वीडियो हम लोग अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।